हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम 2024 के जो भी प्रीलिम्स हुआ है उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों ने अब तक पेपर दे दिया होगा हो ही गया है तो दे ही दिया होगा। जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्होंने भी देखा होगा। तो पेपर थोड़ा अगर मैं बोलूँ तो मतलब ईजी तो नहीं बोलूँगा मैं पूरा एकदम, बट मॉडरेट लेवल पे था। जहाँ तक कि मतलब ये क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब जो आप कर सकते थे, लेकिन कुछ उसमें घोस्ट क्वेश्चंस भी ऐसे थे जो ईजी नेचर में थे, लेकिन उसमें सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो पेपर मैं ये नहीं बोलूँगा कि इजी था, हाँ मॉडरेट लेवल पे आप बोल सकते हो कि पेपर जो था वो मॉडरेट था। ठीक है, तो उस लेवल पे कट ऑफ प्रेडिक्शन सारे लोग कर रहे हैं कितना कितना जा रहा है, तो सबके अलग अलग लेवल हैं। तो जैसे हो जाएँ लास्ट में एक बार पेपर कर लेंगे फिर दिखा दूंगा। बाकी देखो जहाँ तक बात है लॉजिक्स की, तो लॉजिक्स वर्क कर रहे थे। पेपर थोड़ा फैक्चुअल नेचर का था। ठीक है, हर पर जैसे 2022 का आप देखोगे और 2023 का पेपर आप देखोगे, ये दोनों कहते हैं कॉन्सेप्चुअल नेचर के पेपर थे, जहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ें मारनी थी। यहाँ पे क्या पेपर पूरा लगभग फैक्चुअल नेचर पे ही था कि यहाँ पे आपका अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मतलब उतनी चीज़ें आप कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे ही नहीं, एक भी नहीं था, लेकिन थे लेकिन उस लेवल पे नहीं थे जितने 2022 और 23 में होते थे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे थोड़ा पेपर को अटेम्प्ट भी करना था। यहाँ पे अगर जो टोटली उसी बेसिस पे जाएगा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे तो उस इनके ख़राब हो जाएंगे, या फिर जो टोटली फैक्चुअल पे ही चले गए हैं उनमें थोड़े चांसेस है कि अगर उन्होंने सारे जो चीज़ें एकदम जैसे 50 कर गया है और उसने 50 पूरे करेक्ट ही मारे हैं तो चांसेस है उसके कि वो निकल जाए, राइट। लेकिन पेपर इतना इजी भी लग रहा था कि आप अगर आपको आप तय करके गए हो कि सिर्फ 40 करने हैं, मैं नेट करेक्ट 40 करके आऊँगा, लेकिन अब वहाँ पे आप करेक्ट करके आ रहे हो 75 80, तो कुछ लोग के उसमें माइनस मार्किंग में भी ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है। तो पेपर को देख लेते हैं एक बार कैसा पेपर था, लॉजिक्स किस तरीके से वर्क कर सकती थी, पेपर में क्या क्या चीज़ें थी जो ऐसी नोटिसेबल थी जो आसानी से हो सकती थी। अब देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर हीटेड बाई मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन रेदर बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इनकमिंग से नहीं होता है मोस्टली, तो वो आउट गोइंग का होता है। ये एनसीईआरटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। ये क्वेश्चन आपको सीधे करना था, मैंने बताया था भी था कि ऐसे वाले पेपर में जहाँ स्टेटमेंट होती है वहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 का ये देखना होता है कि कौन सी सही है, राइट। तो वो चीज़ देखो इसमें वर्क कर रही थी कि पहली लास्ट टाइम का भी मैंने बताया था कि 17 में से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें या तो पहली सही थी या तो दूसरी सही थी, या दोनों में से एक गलत थी, राइट। तो इसमें भी आपको पहले ये देखना चाहिए था कि सबसे पहले कि एक सही एक गलत हो पा रही है यहाँ पे कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखते तो पहली गलत हो जाती, पहली गलत होते ही यहाँ पे आपका सीधे आंसर आ जाता। यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं होती, आउटगोइंग से होती है वो, राइट, इंफ्रारेड से। तो यहाँ पे आप पहला का डी आपका डायरेक्ट आ जाता। फिर देखो दूसरा भी वही, थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर तक इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन द पोल्स। ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की, ये भी सही है। इक्वेटर पे हीट जो ट्रांसपोर्ट होती है कन्वेक्शनल करंट से, इसीलिए वहाँ पे, और उसी का रीज़न भी है ये, राइट। तो दोनों सही हो जाते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट थी कि दोनों भी नेचुरली अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है वहाँ से आपका हो जाता डायरेक्टली। ये देखो हाउ मेनी ऑफ द आर प्रोडक्ट्स ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस। अब इस क्वेश्चन में आपको इतना कुछ पढ़ना था ही नहीं, इसमें पढ़ने का कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस तरीके से हो जाता कि अगर आपने थोड़ा सा ये देखा होता कि मैंने बताया कि जहाँ पे इमिशंस की बात हो, जहाँ पे ऐसे कुछ हो कि क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ 0.1% की भी हो, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी सबकी है, तो ऑल 4 होते हैं ऐसे में, राइट। कि जहाँ पे इमिशंस हो कि ये चीज़ हो सकती है, कैन भी, ऐसे क्वेश्चन में सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर देखो ये आइसोथर्म वाला क्वेश्चन, ये आइसोथर्म वाला क्वेश्चन ये कैसा था कि अगर आपने आइसोथर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा गलत होने के चांसेस थे। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ की बात कर रहा है ओशन की, और यहाँ पे साउथ की बात कर रहा है कॉन्टिनेंट की, तो 2 फैक्ट है इस क्वेश्चन में। और दूसरे में देखो कोल्ड ओशन करंट जो थी और गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कोल्ड मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। दूसरे में इतने सारे फैक्ट है, तो दूसरी मोस्टली चांसेस थी गलत होने की। अगर ऐसे कर सकते थे तो दूसरी गलत हो जाती यहाँ पे और पहली आप सही कर सकते थे इसमें, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसको मैं बोलूँगा फैक्चुअल नेचर में थी तो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था आपके लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर देखो लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स, ये तो देखो अब इसमें कोकोआ की बात कर रहा है, तो कोकोआ मोस्टली किसके लिए होते हैं, कॉफ़ी के लिए होते हैं या चॉकलेट जिनसे बनती है, राइट। तो अब मोस्टली इसमें अगर आप देखो ऑप्शन में सिर्फ एक यही है, कोटे देवोरे, क्योंकि कोटे देवोरे नाम की एक वैसे कॉफ़ी की चॉकलेट भी बनती है, राइट। तो वो काफ़ी वैसे फेमस है अगर आपने सुना है नाम। बाकी इन दोनों में इसमें सी होता है ऐसे में, अगर आपको पढ़ा था नहीं तो ये तो थोड़ा सा वैसे फैक्चुअल आ जाता है कि इसको आप कैसे करते, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये 5th वाला, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी अगर आपने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि 4th 5th वाला इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता था। फिर देखो
हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं जॉइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम को वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तो आपको बताना है कौन कौन सी थी। अब जो लोग यूपी से हैं तो उनको तो थोड़ा सा ये पता होगा कि गोमती और ये घाघरा के बारे में, कि गोमती सबसे पहले होती है, घाघरा तो बाद में ही होती है, राइट, क्योंकि गोमती कहाँ वाराणसी में जाकर के होती है, उसके बाद ही घाघरा आएगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें आपके दो ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो जाते, इसमें आप बी और डी पे आ जाते हैं डायरेक्टली। फिर आपको यहाँ देखना था कि पहले कोसी होती है गंडक, इन दोनों में आपको बस निकालना था। तो इसमें आप ये देख लेते कि अगर कोसी जो है वो बिहार और उसको सौरों के लिए जानते हैं तो वो एकदम उधर साइड से आती है, लास्ट में ही आती है जो जाके जुड़ती है, गंडक उसके पहले ही आ जाती है पटना के साइड से, राइट। तो ये चीज़ सीधे यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाता अगर आपने थोड़ा सा भी गंगा के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ये मोस्टली लोग पढ़ के भी जाते हैं, ऐसा फैक्ट है। तो मतलब ये चीज़ें हो सकती थी। फिर ये देखो रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चलो ठीक है मान लिया। रेनफॉल वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं कंटेन कर सकता है, राइट। अगर 0.1% भी अगर ऐसे चांसेस हुए कंटेन करने तो हो सकता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि उसमें होगा ही नहीं, तो मे भी हो सकता है। ऐसा लिखा नहीं है कि लेथल क्वांटिटी या फिर बहुत ज़्यादा। फिर लिखा है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो हाँ ये भी हो सकता है, कंटेन की बात कर रहा है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें डायरेक्टली हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन में सीधे सीधे से आ गया, कंटेन लिखा और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हो ही सकता है, रेन वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है उसमें। फिर देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के साथ किसी का अगर आपको इसमें पता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे मोस्टली क्वेश्चन में मैंने बताया था 4 में से 2 की ऑप्शंस ठीक होते हैं। तो 4 में से 2 देखो, फिनलैंड तो वैसे ही नहीं है, आपको सीधे सीधे पता होगा कि नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड एकदम उधर पड़ता है रशिया की साइड। अगर आपने थोड़ा सा भी सोचते इसमें फिनलैंड आपका कट जाता, फिर आपका देखो यहाँ पे नॉर्वे तो होता है, एक तो आपको पता लग गया, एक गलत हो गया, पता चल गया, तो इसमें सीधे सीधे फिर आपका ओनली 2 पेयर हो जाता अगर आपने थोड़ा सा भी सोचते इसमें, ठीक है यहाँ से। फिर देखो इसमें भी आपको डायरेक्टली वही था, ये तो धुआंधार फॉल्स, नर्मदा, कुंदरू, सुबर्णिका, गिरस्पान, नेत्रवली, इसमें भी अगर आपको पता होता, नहीं पता होता तो मैंने बताया 3 में से ओनली 2 इसमें मोस्टली सही होते हैं, अगर ऐसे में आपको नहीं पता हो तो, राइट, फैक्चुअल्स वाले में। फिर देखो यहाँ पे भी देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव रो आर इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच, इसमें भी मैंने बताया कि 4 में से मोस्टली 2 सही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो साउथ अमेरिका एंड इस फोल्ड माउंटेन्स, अब एक साइड में उसके क्या है, एक साइड में रिवर फोल्ड माउंटेन, आपको ये अगर पता होता कि फोल्ड माउंटेन किस चीज़ से बनते हैं, जब 2 कॉन्टिनेंट्स आपस में ऐसे कन्वर्ज करते हैं तो उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स वैसे डेवलप होते हैं, राइट। तो फोल्ड माउंटेन्स की यही प्रोबेबिलिटी कि जहाँ जहाँ पे 2 चीज़ें मिली होंगी वहीं पे फोल्ड माउंटेन्स होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे सेंट्रल एशिया वाला यहाँ पे हो गया, और जैसे यूरोप है, यूरोप वाला ब्लॉक माउंटेन्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका फोल्ड माउंटेन्स, वहाँ पे 2 बाउंड्री कन्वर्ज कर रही है तो हाँ वहाँ पे है, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन यहाँ पे भी ओनली 2 पेयर ही है आपका, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी देखो इन द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात पूछा, इसमें देखो सीधे विजयवाड़ा कितना, विजयवाड़ा तो कितना पुराना एयरपोर्ट है, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा गूगल से जुड़े हो या फिर न्यूज़ वगैरह आप पढ़ते हो या फिर थोड़ा सोशल मीडिया पे विजयवाड़ा के बारे में, कितना पुरानी एयरपोर्ट है। कुशीनगर अभी कुछ दिन पहले बना था, यूपी में नहीं बने, तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे यहाँ पे भी ओनली 2 पेयर होता, बाकी यहाँ से 2 थे तो 1 और 2 हो जाता, आप डायरेक्टली आ जाता। फिर देखो वाटर वेपर के बारे में पूछ रहे, इट इज़ अ गैस विच अमाउंट डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, तो हाँ जितना ऊपर हम जाएंगे उतना वाटर वेपर तो कम होता जाएगा, सही बात है। इट परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, तो पोल्स पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे क्यों होगा, सबसे ज़्यादा तो जो सनलाइट होती है वो इक्वेटर पे पड़ती है, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन होना चाहिए, राइट, या फिर उसमें ट्रॉपिकल नेचर में होना चाहिए रीजन में, तो ये दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, सीधे सीधे इसमें आपको ओनली 1 आ जाएगा। फिर देखो एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, फिर वेरीज करती है इसमें देखो मैंने पहले भी बताया है कि मोस्टली जो यूपीएससी की थीम्स है किस पे थी, मेडिटेरियन पे, इक्वाटोरियल, इन्हीं सब पे पूछती है। यहाँ पे देखो इक्वाटोरियल का उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है, ठीक है। तो ये भी वही है इसमें सीधी, और ए और डी में था भी, ये भी मैंने पहले भी बोला था, ऐसे ऑप्शन में ए और डी में सबसे पहले आप चेक किया करो, अगर उसमें गलत हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे किया करो किसी और ऑप्शन में। फिर देखो कोरोलिस फोर्स की यहाँ बात की जा रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग विंड वेलोसिटी, ये भी नॉर्मल से एनसीईआरटी सा क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे। फिर देखो जून 21 ईयर का, जहाँ पे 12 घंटे की सनलाइट आती है, इसमें बहुत से लोगों ने सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो आप इसको आप सीधे फिगर बना के देख लेते हैं ना, ऐसे है और बात कर रहा है जून 21, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में सन होगा, ठीक है, और ये सन ऐसे टिल्टेड है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर्टिक पोल था वो अब सन के सामने आ गया, पहले वो ऐसे अगर होता तो इक्वेटर पे धूप पड़ती थी, अब जून की बात कर रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर ये भी आ जाएगा, तो 12 घंटे तो यहाँ आर्टिक सर्कल थोड़ा सा टिल्टेड भी है पोजीशन, तो यहाँ पे रोशनी पड़ेगी सिंपल सी, तो फिगर बना के इसको आप देख लेते डायरेक्टली तो आपका ये आ जाता है 2 और 4 इसमें। फिर देखो
ये ट्रॉपिकल लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर अभी कॉन्गो बेसिन के बारे में पूछा इन्होंने, इस बार उसको रिपीट कर दिया। तो मैं बोलता हूँ ना पीवाई की वो जो होती हैं थीम्स वो रिपीट होती हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता और आपने अगर थीम्स के बेसिस पे डायरेक्टली अगर मार दिया ना तो भी आपके ऑप्शन डायरेक्टली सही हो जाते हैं। यहाँ पे कॉन्गो, यहाँ पे मोस्टली अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी तो ए और बी में हुई होगी कि अमेजन को करें या कॉन्गो को, राइट। तो मोस्टली मैं बोलता हूँ थीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको करने चाहिए। ऐसे एक और क्वेश्चन आगे कृष्ण देव राय का, मैंने बोला है विजयनगर से अगर क्वेश्चन आए तो उसको डायरेक्टली आप कृष्ण देव राय मार्क करके आना। फिर देखो यहाँ पे देखो फ्लोरोफ्लोएल्काइल और पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस की बात कर रहा है, आर फाउंड टू बी वाइड डिस्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर। फिर एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल तो हो सकता है, आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, हाँ हो सकता है। नाम इसका पॉली है, पॉली से मतलब पॉलीथीन होता है, तो मे बी प्लास्टिक से रिलेटेड, नॉट इजीली डिग्रेडेबल लिखा है, ठीक है। परसिस्टेंट टू द एफपीएस कैन लीड टू द बायोएक्यूमुलेशन, तो हाँ हो सकता है बायोएक्यूमुलेशन। इसमें पॉली प्लास्टिक है तो छोटा हो सकता है वो, राइट। 1 2 3 तीनों हो सकते हैं, चांसेस हैं। फिर देखो एपॉव ऑर्गेनिज्म, ये ये वाले क्या नाम पैरासोटिक वाले, तो इसमें अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं ओनली 2 पेयर है, कुछ लोग ओनली 3 कह रहे हैं, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। वैसे मैंने तो इसमें ओनली 2 किया था, राइट। बाकी बहुत से लोग बोल रहे हैं इसमें ओनली 2 हुई है, लेकिन कुछ लोग का डाउट है कि इसमें ओनली 3 भी है, ठीक है। तो उस वजह से आप कर सकते हो। अब देखो हाउ मेनी ऑफ द पी फैमिली, इसमें भी देखो 3 में से ओनली 2 पेयर है डायरेक्टली आपका। फिर देखो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये तो वर्मिन, ये थोड़ा मैं इसको बोलूँगा कि मुश्किल क्वेश्चन था कि इसको अगर आपको पता है। अब यहाँ पे लिखा है फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल और यहाँ कह रहा है वर्मिन, तो वर्मिन से मुश्किल लोग होते हैं कि आप तो फ्लाइंग फॉक्स है तो ऐसा वर्मिंग नहीं हो, डाल दिया हो इस पर कि वर्मिन के लिए। तो ये चांसेस थे कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए, जो जिन लोगों का सही हुआ है तो अच्छी बात है, बाकी ये क्वेश्चन तो मोस्टली लोगों के गलत भी हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये वर्मिन है, लेकिन ये ब्लड पे फीड नहीं करता, तो दूसरी वाली स्टेटमेंट इसमें गलत है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, यहाँ पे 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखो ये सिसाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर बर्ड हैं, फिश है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल। तो यहाँ पे नाम से देखो पॉन्ड स्केटर मतलब पॉन्ड का पॉन्ड के ऊपर स्केट करता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, बर्ड तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, और फिश भी नहीं होगा। इंसेक्ट रेप्टाइल में से एक चीज़ हो चुकी है। फ्रॉग हॉपर, फ्रॉग हॉपर सीधे नाम पढ़ते ही मन में सबसे पहली चीज़ आती है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट है, सिंपल से आपका डायरेक्टली यहाँ पे इंसेक्ट आ जाता। और मोस्टली लोगों ने ऐसे सोच के ही लगाया, मैंने भी खुद एग्जाम हॉल में यही सोचा कि फ्रॉग हॉपर है, ग्रास हॉपर और इंसेक्ट ही हुआ है। फिर मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट से सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हो सकता है मेनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज अ गम, तो हाँ प्लास्टिक की वजह से ही होगा, राइट। तो मेनी च्युइंगम लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है कि ऑल च्युइंगम कंटेन, राइट। तो ये दोनों आपस में रिलेट भी कर रही हैं, दोनों हो जाएगा। ये स्टेटमेंट देखो ये थोड़ा सा मुश्किल था कि आपको थोड़ा सा समझ में ना आए। यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बोनबो, ये थोड़ा नाम से लग रहा है कि इंडोनेशिया का है, तो ये ऊपर का हो सकता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ऐसे करते कि स्वैप किया तब भी आप ओनली 1 पेयर करके आते, राइट। लेकिन इसमें ओनली 1 पेयर भी नन है, तो ये मुश्किल सा था थोड़ा, उन्होंने बनाया। नन मारने के चांसेस क्योंकि बहुत कम होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, राइट, कि आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठे 3 ऑप्शन उसमें से ओनली 1 पेयर करके आओ आप, या फिर नन करके आओ मतलब। तो मोस्टली लोग 1 पेयर करके आते हैं इसमें कि कुछ नहीं होगा तो 1 पेयर होगा या फिर ओनली 2 पेयर होगा लगा करके आएंगे, राइट। तो उस चीज़ में यहाँ पे थोड़ा नन वाला ये क्वेश्चन थोड़ा आपका होता कि गलत कर सकते थे। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत होती है। ऐसा मैंने हमेशा कितने सारे पेपर से मैंने दिखा दिया कि एजेंसी जो होती है ऐसे लिखा होता है यूनाइटेड नेशन की, ये चीज़ें ये गलत होती हैं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट समेत, वर्ल्ड टॉयलेट ये होता है नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर द एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, तो हाँ पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट है, तो हो सकता है सेलिब्रेट करती हो ये। फिर मेन फोकस इज जनरल ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन, तो ये भी स्टेटमेंट जनरल लग रही है। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को अगर हुआ होगा तो ये ऑप्शन तो सीधे कट गया। फिर आपका बचा क्या 2, 3 और 2 and 3, तो यहाँ पे भी इनको मोस्टली अगर किसी में डाउट हुआ होगा तो आई थिंक 2 और 2 and 3 में डाउट हुआ, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट तो बहुत जनरल है तो वो तो डायरेक्टली है, तो यहाँ पे हो सकता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में किसी एक ना, तो इसको भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो इसमें सही है ओनली 2 है, राइट। तो इसमें एक गलत है तो मोस्टली चांसेस होता है कि 2 तो सही देगा ही देगा। तो मोस्टली अगर 1 and 2 गलत है, 2 and 3 लोगों ने मार्क किया है, किसी ने 3 ओनली कर दिए, राइट, और जिसने 2 ओनली भी किए तो अच्छी बात है। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा था कि आप इसमें फंस सकते थे, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन, लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलरली ब्रीडिंग सीजन, तो हो सकता है राजा शेर है भाई नहीं हो पर्टिकुलरली उनका ब्रीडिंग सीजन लॉयन है वो। अनलाइक मोस्ट बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। अब चीता डू नॉट रोर, यार ये लग रहा था उस टाइम पे कि चीता क्या पता थोड़ा सा भी रोर करता हो तो वो हो जाए, या फिर राइट, क्योंकि ऐसे डू नॉट वाले क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं कि गलत हो जाए, कि चांसेस हैं कि चीता रोर नहीं करता, थोड़ा बहुत ही करता हो। फिर लिखा अनलाइक मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाई सेंट एंड मार्किंग, तो ये हो रहा था कि इसमें भी कि सेंट्स एंड मार्किंग से नहीं करते, तो मे बी
हो सकता है कि वो नहीं करते हैं, राइट, और लिखा है डू नॉट, क्या पता वो करते भी हों। तो चांसेस इसमें इन दोनों में दोनों के थे, राइट, 2 और 3 वाले में। तो इसमें से मोस्टली 2 पेयर में ही जाना था कि या तो 1 के साथ 2 जाता या तो 1 के साथ 3 जाता, राइट। तो तीनों के तीनों सही होने के चांसेस थोड़े कम थे, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 और 1 और 3, इन्हीं दो में एक इंसान कंफ्यूज होता कि या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए। तो ये 50-50 वाले बेसिस पे थे कि ये आपके अगर सही हो जाएँ, ठीक है। तो उतना श्योर शॉट पे नहीं थे ये क्वेश्चंस ऐसे। ये 25 बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े ऐसे थे कि टिपिकल नेचर के, जहाँ पे आप कंफ्यूज होकर के सिली मिस्टेक्स करके उसको गलत कर सकते थे। फिर देखो 100 मिलियन फार्मर्स की बात करते हैं। अब ये देखो, इसमें पहला कुछ स्टेटमेंट पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन में पहले ही बताया था ए और डी में जाना सबसे पहले। यहाँ पे 100 मिलियन फार्मर, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिंथेसिस नेट जीरो नेचर पॉजिटिव दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस, ठीक है। डी, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, ये दोनों प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, विद अ मिशन इंकरेजिंग फार्मर टू फॉर्म फार्मर और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, दस फैसिलिटिंग द एक्सेस ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ फार्मर के प्रोडक्ट की बात कर रहा है सेलिंग के लिए, और पहली स्टेटमेंट बात कर रहा है। और देखो यहाँ पे इंटरनेशनल अलायंस, यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। सिर्फ ए वाली स्टेटमेंट और डी वाली स्टेटमेंट ही ऐसी है जो दोनों मैच कर रही है, जहाँ पे दोनों सेम ही लिखा है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, राइट। तो आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। और इन दोनों में आप देखोगे तो ए वाली स्टेटमेंट जो है ना, वो सबसे ब्रॉड सेंस है। मैंने पहले बताया था कि ब्रॉड और जनरल में आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड जो ऐसे क्वेश्चन में सबसे ब्रॉड सेंस में, यहाँ पे सिर्फ उसकी बात कर रहा है FPO की, और वो भी कर रहा है 100 मिलियन फार्मर, मतलब लगभग 10 करोड़ फार्मर्स को आपको ऐसा बनाया। 10 करोड़ फार्मर के लिए आप क्या नाम है, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनवाओ के, राइट। लेकिन उससे और पहले वाली स्टेटमेंट कह रही है कि एक्सेलरेट करना है ट्रांजिशन फूड एंड सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन पॉजिटिव दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। तो फार्मर की रेजिलियंस, तो ये वाला ज़्यादा अचीवेबल, ज़्यादा फार्मर के बेनिफिट में और ज़्यादा सस्टेनेबल जो है, लाइक ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे मोस्टली ऑप्शन ए आपको मार्क करना था, और ऑप्शन ए इसका सही भी है, राइट, इस सेंस में। लेकिन यहाँ है फिर ए और डी में, जिसने यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं वो, बाकी इसमें ऑप्शन ए सही होना था। फिर ये देखो, हाउ मेनी ऑफ दैट कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, कौन कौन से। तो इसमें सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले बताया कि जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे चारों को मारो आप, ऑल 4 होगा यहाँ पे, राइट। फ्यूल सेल, ये सारी चीज़ें सारी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। अगर ऐसी वाले क्वेश्चन आते कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड, या फिर विच आर द इमिशंस, ऐसे क्वेश्चंस। फिर ये देखो, विच आर द फॉलोइंग यूनिक रिलेशनशिप विद द इंसेक्ट दैट हैज़ इवॉल्व विद इट, दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन बी पॉलिनेट दिस ट्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, इसमें अगर आपको देखो फेक, महुआ, सैंडलवुड, कॉटनवुड नहीं समझ में आ रहा था, हिंदी में पढ़ लेते। अंजीर, महुआ, चंदन, सेमल, और यहाँ पे सीधी बात करें तो अंजीर ही होता है कि इंसेक्ट वाला यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता था, अगर नहीं पता था तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो जाती। बाकी अंजीर के बारे में अगर थोड़ा सा आपने खाया है कभी, आप पता होता तो सीधे से पता हो जाता कि इंसेक्ट की वजह से वो होता है। तो बाकी अगर ऐसे समझ नहीं आता, फिर भी आप ए और डी में जा करके इसमें एक क्वेश्चन को मार्क करते तो भी ये सही हो जाता आपका। कि डी में आपको कन्फ्यूज़न होता है कि सिल्क वॉर्म है, तो मे बी सिल्क वॉर्म की वजह से इंसेक्ट्स की बात आती है, तो वहाँ पे इसलिए वो करता पुण्य। तो ए और डी में फिर यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो सकती थी आपको बस। फिर पॉइजनस स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, तो तीनों हो सकती हैं, ऑल 3। इसमें भी देखो कौन कौन सी हो सकती है, कोई भी चांस है क्या पता कोई बटरफ्लाई हो जो पॉइजनस हो, फिश भी कोई ना कोई हो सकती है, फ्रॉग भी क्या पता कोई एक ऐसा फ्रॉग हो जो पॉइजनस हो, या फिर उसका कोई थोड़े ही अमाउंट में हो, थोड़ा सा ही पॉइजन हो, लेकिन क्या पता हो, राइट। तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर हाउ मेनी ऑफ ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब देखो कैशिव तो थी नहीं, सीधी सी बात है, कैशिव हमारे सिर्फ कोंकण रीजन में आता है, ये सबको पता है कैशिव का। फिर पपाया, रेड सेंटर में बच गए। अब इन दोनों में से आपको मार्क करना था। अब देखो पपाया का भी नाम भी ऐसे पपाया सा है, तो फिर मे भी कहीं और से आया हो, चांसेस थे। रेड सेंटर्स ये हो सकता है क्योंकि ये हमारे सिर्फ ईस्टर्न घाट्स में ही होते हैं, राइट। तो मे भी ये हो, तो 2 में से 1 के चांसेस थे कि 1 हो सकता है, तो इसमें भी ओनली 1 अगर आप ऐसे सोच के करते थे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता डायरेक्टली। फिर ये देखो RTGR मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। अब यहाँ पे देखो फिजन रिएक्टर्स दिए हैं, इसको पढ़ने के बाद आपके सीधे मन में आना चाहिए था कि अपने यहाँ पे फिजन तो है ही नहीं, अपने यहाँ सारी चीज़ें किसकी हैं, फ्यूज़न की हैं। और फिजन के लिए तो अभी हमारा चल रहा है ना ITR, राइट। फ्यूज़न के लिए ITR हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स की होंगे। अभी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो तो फ्यूजन की आ रही है ना, सॉरी। तो फ्यूज़न होगा तो उसके लिए होगा ये मिनिएचर नया बनाया गया है। इट इज़ यूज फॉर ऑन बोर्ड टेलीग्राफ सिस्टम, हाँ ठीक है। ये पहले स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, कैन यूज़ प्लूटोनियम 236 और इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट वेपन डेवलपमेंट, तो हाँ ये सही बात है। इसमें सीधे सीधे आपका 2 और 3 हो जाता, पहला आपका गलत हो जाता यहाँ पे अगर आपको इसमें आते। फिर जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। तो इसमें देखो जाइंट स्टार्स ज़्यादा देर तक जीते हैं ड्वार्फ स्टार से, ठीक है। कम्पेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जाइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर
रिएक्शन, तो जायंट स्टार से तो उसमें हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा, हाँ चांसेस हैं। लेकिन पहले में ये है कि जायंट स्टार जो होते हैं उनको लाइट अप होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो उतना जीते नहीं है, वो एक ही बार होते हैं, उसके बाद फिर उनका क्या होता है, वो डेड से हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पहला वाला जो वो है ये गलत है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती बेसिकली तो वहाँ से आपको ये मिल जाता, तो पहला आपका सीधे सीधे गलत हो जाता। तो इसमें आपका ऑप्शन सीधे क्या कौन सा आ जाता, आपका डी आ जाता कि स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। फिर देखो ये भी अगर मान लो पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो ये भी इसको भी डाउट में रखते हैं कि डाउट वाला क्वेश्चन है ये, कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज ह्यूमन बॉडी डायलेट द ब्लड वेसल इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो हमें सीधे पता है पोल्यूटेंट है, बॉडी को ख़राब करती है, तो ये तो होगा नहीं। फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये भी नाम से ऐसे ही लग रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दो चीज़ें बच गई। इसमें आपको मैंने बताया कि ए और डी में आपको देखना चाहिए ना, ए और डी में नाइट्रिक ऑक्साइड है तो इसमें आप ए मार्क कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने इसको ए मार्क करके भी आए हैं साथ के, राइट। तो इसमें हो सकता था कि आपको यहाँ पे या फिर इसमें, या फिर अगर आप डी में जाते नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड तो इसमें आपको होता कि थोड़ा इशू आ सकता था कि इन दोनों में से कौन होगा। बाकी इसका नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, तो इसको भी चलो डाउट में रखते हैं कि ऐसा टफ में। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक पैसेंजर, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ विच ऑफ द अबव कैन द रेडार बी यूज। तो इसमें तो ऑल 3 होगा मेरे हिसाब से, राइट, क्योंकि तीनों चीज़ें ही कर सकते हैं और यूपीएससी ऑल 3 जनरली मानती, कुछ लोग का कहना है ओनली 2 है, राइट। तो अब ये आंसर की ही बताएगी, बट द थिंग इसमें ऑल 3 मेरे हिसाब से तो ऑल 3 होना चाहिए, क्योंकि सारी रेडार है तो मतलब मे भी कुछ भी सारी चीज़ें कर सकता हो, राइट। फिर ये देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है कंसीडर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो जनरली ऑप्शंस ये होते हैं कि 3 में से या तो एक सही हो सकता है, या तो मोस्टली अगर जनरली कुछ नहीं हो रहे हैं तो 2 सही होंगे, राइट। तो इसमें या तो इंसान एक ओनली 1 में जाता है या ओनली 2 मार्क करके आता है, ऑप्शन है यहाँ पे नन। तो मैंने बताया कि नन पॉसिबिलिटी उस एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठ करके मार्क करना कि आप नन मार्क करके आओ, 3 में से एक भी सही नहीं है, थोड़े से टफ हो जाते हैं, जबकि आप श्योर शॉट ना हो। इसमें से होता है इंसान की एक तो होगा ही ना, कि नया बना है, राफेल है, राइट, तो तेजस, इन दोनों में से एक तो हो सकता है। फिर अगले पे हाइड्रोजोल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, ये देखो कंट्रोल ये भी हो सकता है। मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे भी ऐसे पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें हो। अब यहाँ हाइड्रोजेल है, लुब्रिकेंट तो होगा ही, एयर कंडीशनिंग भी हो सकता है, तो तीनों हो सकती हैं। जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी वाली हो ना, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, क्या क्या इमिशन है, वो सारे इसमें तीनों होते हैं सही। फिर देखो फ्यूल इलेक्ट्रिक सेल पावर्ड बाई हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन भी ईजी था, सिंपल था कि वाटर वेपर पढ़ा हुआ सबका। फिर देखो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात कर रहा है, एक्चुअली अपने किसकी बात, इरिगेशन की, लिफ्ट इरिगेशन, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी स्टोरेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहा है, यहाँ स्टोरेज की बात कर रहा है, यहाँ हाइड्रो पावर की बात कर रहा है, यहाँ एनर्जी की बात कर रहा है। सिंपल से आपका आ गया सी ऑप्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। फिर देखो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की बात कर रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ड्रग डिलीवरी, वैक्सीन प्रोडक्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, अब मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर से मोस्टली इंसान ए लगा सकता है, इसमें ए और डी में मैंने बोला पहले आया करो सोचने के लिए। ए में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो मे भी हो सकता है उसमें मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। डी देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब यहाँ पे अब देखो ए में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बायोरिएक्टर, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा, लेकिन बायोरिएक्टर का इसमें क्या काम होगा। लेकिन बायोरिएक्टर का यार डी में तो काम हो सकता है ना, कि वेस्ट वाटर है तो वहाँ पे मे भी बहुत सारी चीज़ें हों जो कि वेस्ट मटेरियल हो, तो उसके लिए एक रिएक्टर इसमें बनाया हो कि जहाँ पे उसके जो बायो लेवल पे उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़ा रिएक्ट करके कुछ ऐसा बनाएं। तो मे भी चांसेस थे कि डी भी हो सकता है, तो इसमें डी लगाना चाहिए था आपको इस तरीके से, बट मे भी नहीं लगाया लोगों ने, तो बाकी ये हो सकता था। फिर देखो कोलेट्रॉल बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये किस चीज़ के लिए हैं। अब देखो कोलेट्रॉल बोरोइंग है, मतलब यहाँ पे लोन की बात की जाएगी, लेंडिंग है सीधे सीधे लोन आ जा रहा है। तो बॉन्ड, फॉरेक्स, मनी, स्टॉक मार्केट तो सीधे हटा दो, क्योंकि वो इक्विटी में डील करती है तो उसका काम ही नहीं है। फिर देखो फॉरेक्स मार्केट भी यहाँ पे हटा दो, अब फॉरेक्स मार्केट भी नहीं होगी। बॉन्ड और मनी मार्केट ये 2 चीज़ें बच गई। अब बॉन्ड मार्केट के कोलेट्रल बोरोइंग, कोलेट्रल तो आपके जो बॉन्ड होते हैं वो किसी कोलेट्रल पे ऐसे तो मोस्टली होते नहीं है कि उसके पीछे की कोई एक सिक्योरिटी लगी हुई है, राइट। वो तो कंपनीज जो होती हैं वो डालती है, कंपनी की क्रेडिट पे होती है मोस्टली बॉन्ड के लिए, आप क्लेम कर सकते हो। बाकी लेंडिंग ऑब्लिगेशन तो मोस्टली चांसेस में क्या था कि कोलेट्रल बोरोइंग और लेंडिंग ऑब्लिगेशंस की आप कुछ ऑब्लिगेशन, ये चांसेस थे कि सी पे, ए या सी पे आप कंफ्यूज हो, तो इसमें 50-50 पे आप आ सकते थे कि या तो आप ए लगा के आओगे या सी, राइट। अगर थोड़ा सा और सोच से समझते कि लेंडिंग ऑब्लिगेशन कोलेट्रल बोरोइंग, तो सी पे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मनी मार्केट से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू यूपीएससी की थीम भी रही है, राइट, कि यूपीएससी मनी मार्केट से क्वेश्चन पूछी है उसने इतने सारे, तो कभी उसके इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लिए, कभी रेगुलेशन पूछ लिया, इस बार मनी मार्केट का डायरेक्ट पूछ लिया ऐसे, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता था सी मनी मार्केट वाला।
फिर टोटल फर्टिलिटी है तो चलो आसान सा क्वेश्चन, ये तो सिंपली ये लोगों ने पढ़ी, कुछ लोग इसको गलत भी करके आए हैं, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट सीधी सी यही एक ब्रॉडर और सबसे जनरल स्टेटमेंट है कि लाइव बर्थ एक वुमेन दे सकती है एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। तो इसी पे कैलकुलेट करोगे ना, एक वुमेन है वो 80 साल की है तो उसके लिए आप उसको फर्टिलिटी रेट में क्यों काउंट करोगे, वो तो उसी का होगा ना कि जो उसमें है, जो चाइल्ड बियरिंग एज में है वो दे। फिर इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडवांस फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ कर सकती हैं, क्यों नहीं, कैन एक्सेस लिखा है यहाँ पे, तो कैन एक्सेस ठीक है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये कंपनी नॉन बैंकिंग है लेकिन लेंडिंग का काम तो करती हैं ना, ये लोन वगैरह देती हैं ये। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किस लिए होता है, लोन के लिए ही तो होता है, लोन को कंट्रोल करने के लिए और उसमें से या फिर लोन के पर्पज़ के लिए उनको लेने के लिए देने के लिए, तो लेंडिंग के पर्पज़ से है तो यहाँ पे वो कर सकती हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा FII कैन होल्ड GSEC, तो ये भी हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर, ये भी हो सकता है। तो ऑल थ्री ऐसे इसमें जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी वाले ऐसे हो तो तीनों होते हैं इसमें, ऑल थ्री, सिंपल सा। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पेंशन, रिटेल, सारे लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऑल थ्री इसमें भी। फिर देखो विच ऑफ द कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से हो सकते हैं, करेंसी से फाइनेंशियल से रिलेटेड है, हाँ हो सकते हैं। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स क्यों होंगे यार ये बताओ, मोटर व्हीकल्स इन्होंने लिख दिया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो इसका नाम भी ट्रेडेड फंड्स से ऐसा है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन मोटर व्हीकल, आपके पास एक बाइक है आपकी, वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है, ये बताओ। इन दोनों में तो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है कि नाम से ही ऐसा लग रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, करेंसी स्वैप है, लेकिन मोटर व्हीकल क्यों होगा, तो 1 और 3 इसमें आपका डायरेक्टली हो जाता है ऐसे। फिर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो स्टोरेज सर्विस की बात करा जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है। डेयरी फार्म प्राइमरी है, आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर से डायरेक्टली निकाल रहे हो, प्राइमरी सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी क्यों होगा, ये तो प्राइमरी होगा, ये भी गलत। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी के, हाँ तो इसमें कुछ बना रहे हो, मैनुफैक्चर कर रहे हो, सेकेंडरी में आएगा। 2 पेयर आपका मैंने बताया 4 में से वैसे 2 सही हो रहे हैं देखो सब में, तो इसमें भी 4 में से 2 ही सही थे। ये देखो ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी यूज एज अ फीड स्टॉक बाय प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल, कैन भी लिखा है तो चारों चीज़ें हो सकती हैं। फीड स्टॉक पे तो सब चीज़ डाल सकते हो, पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ को भी डाल के बना दो भाई। और फीड स्टॉक है वो भी सस्टेनेबल एविएशन के लिए, तो इसमें भी वेस्ट वाटर हो, स्लज क्यों नहीं हो सकता है, वुड मिल वेस्ट है, हो सकता है। और ग्रेन ये भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, चारों चीज़ों की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें भी। फिर ये देखो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच, फार्मर का प्लग, वर्किंग कैपिटल क्यों होगा, फार्मर का प्लग रोज़ रोज़ नया होना चाहिए होता है, एक खरीद लिया चलेगा 2.5 साल। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, सही बात है, एक बार खरीद लो काम चलता रहेगा यार, न्यूज़ बाई वीवर। लेकिन रोज़ रोज़ चाहिए होगा ना यार, अगर वो रोज़ कपड़ा बना रहा है तो रोज़ चाहिए होगा तो वर्किंग कैपिटल में आएगा। पेट्रोल जितना काम होगा उतना ज़्यादा पेट्रोल भी लगेगा, तो पेट्रोल जितना ज़्यादा काम होगा बढ़ता रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल है, हाँ ये सही है। तो इसमें भी देखो ओनली 2 पेयर, 4 में से 2 मैंने बताए थे कि 4 में से 2 कुछ नहीं, सब देख लेना कि 4 में से 2 मोस्टली, इसमें भी देखो 4 में से 2 ही सही हैं। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज ऑफ डिनोट द इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली बाय मिलियन ऑफ यूजर हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स। तो क्रिप्टोग्राफी से ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, ये इसकी बात कर रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहा है। अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड इतना सा एक चीज़ आप ध्यान में दे लेते हैं वहाँ पे, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है इसमें मेटावर्स। या फिर कुछ लोग यहाँ से कंफ्यूज होते तो डी में होते वर्चुअल मैट्रिक्स से कि या सी और डी। बाकी अगर आपने 3D वर्चुअल वर्ल्ड इसमें आपने देखा होता कि इसके पहले AR VR के क्वेश्चन आ चुके थे, और अभी मेटावर्स काफ़ी उसमें था भी, तो मेटावर्स ही होना चाहिए यहाँ पे, सबसे ब्रॉड वही था। फिर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देयर इज़ अ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड सब्सिडरी और फॉर होली ओन्ड सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखो डायरेक्टली आपका कि 50% एटलीस्ट 50% इंडियन होने चाहिए, तो सीधे सीधे पढ़ के ही लग रहा है गलत होगी कि इतनी बड़ी आपने यहाँ पे फैक्ट दे रखा। फिर यहाँ लिखा है नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड सब्सिडरीज, होली ओन्ड है चलो ठीक है मैंने आपकी मान लिया, लेकिन उसके लिए कुछ तो होगा कि आपके 51% होने चाहिए तो आपकी होली ओन्ड मानी जाएगी, या कि आपकी 20 है या फिर मैक्सिमम होनी चाहिए। आप मान लो कि 0.1% लेकर के होल्डिंग उसमें बैठे हो, लेकिन आप कह रहे हो ये हमारी वो उसके लिए है कि ये तो हमारी होली ओन्ड है, तो ऐसा नहीं होगा ना, कुछ तो मिनिमम लिमिट वहाँ पे होगी कि इतना तो आपके पास होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगी, इसमें नाइदर 1 नाइदर 2 होना चाहिए था आपका। फिर CSR का भी देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, CSR रूल्स पे एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और एम्प्लॉयज़ विल नॉट कंसीडर्ड एज CSR। सही बात है, नाम इसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, ना कि कंपनी को बेनिफिट कर रहे हो या एम्प्लॉय को कर रही हो। ये भी देखो सही बात होगी। कंप्लीट डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR, तो मे भी कुछ या कुछ स्पेसिफाई किया होगा ना, किसी ने 0.1% कर दिया और बोलेगा कि नहीं हमने तो CSR कर दिया। लेट तो एक मिनिमम तो लिमिट तो लगाई होगी ना कि इतना आपको करना ही है मिनिमम CSR की,
अगर आप कर रहे हो तो CSR में काउंट होगा कि आपने 1% या 2% ऐसा किया है। तो इसमें देखो आपका सीधे सीधे ओनली 1 आ जाता। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इन सारे क्वेश्चंस को करते डायरेक्टली, आपके सारे क्वेश्चन डूएबल थे इसमें। फिर USA का देख लो, इफ़ द USA वेंट ऑन डिफ़ॉल्ट, होल्डर ऑफ द यूजर ट्रेजरी विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। तो चलो ठीक है, डाउट में रखते हैं इसको कि थोड़ा नेगेटिव सेंस में है कि विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज क्लेम। द US गवर्नमेंट डेथ इज़ नॉट बैक बाय द एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये स्टेटमेंट लग रहा है गलत है, ठीक है। अब इस ऑप्शन को देखो, इसमें कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं जो ये बोल रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो, बोथ आर इनकरेक्ट का ऑप्शन है ही नहीं। चारों में से एक तो सही होगी, ठीक है। ये अब इस चारों ऑप्शंस को पढ़ के हमें ये पता लग गया। अब यहाँ देखो, ये वाली भी निगेटिव में, ये वाली भी। अब यह वाला कह रहा है कि उसमें जो उसके होल्डर्स हैं वो उसको क्लेम नहीं कर सकते रिसीव करने के लिए अपनी अमाउंट, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया वहाँ पे। और ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट हो गया तो इसलिए क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोई हार्ड एसेट से वो बैक्ड नहीं है, सिर्फ फेथ ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें हमें ये पता लग गया कि अगर सही होगी तो दोनों सही होगी, लेकिन गलत होगी तो दोनों गलत होगी। अगर इसको आपको ये गलत मान रहे हो तो ये भी गलत होगी, या फिर इसको गलत मानोगे तो ये भी गलत होगी। लेकिन अगर आप इसको सही मानोगे तो इसको भी सही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, दोनों एक ही बात को कह रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधे सीधा, बोथ इनकरेक्ट का ऑप्शन है ही नहीं, तो बोथ करेक्ट हो जाएंगी डायरेक्टली, और करेक्ट हो जाएंगी तो रिलेशनशिप तो बता ही रही हैं, राइट। तो ये आपका सीधे सीधे आपका हो जाता अगर ऐसे थोड़ा सा सोचते। फिर सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बॉरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर, तो हो सकता है। सिंडिकेट लैंडिंग कैन फिक्स द अमाउंट ऑफ लमसम बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, तो कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, तो क्रेडिट लाइन क्यों नहीं दे सकती भाई? वो लोन दो रही है, लोन के फॉर्म में क्या पता क्रेडिट लाइन दे दे। तो ऐसा कुछ तो नहीं, कैन नॉट वाले जहाँ आ जाए एक्सट्रीम वाले, तो ये आपको सीधे सीधे वहाँ पे काटना चाहिए था कि कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। ये सिंपल सा हो जाता है। दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाता, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। फिर डिजिटल रूपी, इट इज सोवरेन करेंसी इशूड बाय द RBI अलाइंग विद मॉनेटरी पॉलिसी, हो सकता है अपीयर लाइबिलिटी ऑन द, तो रुपी है तो हाँ लाइबिलिटी ही होगी। फिर इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन इट बाई इट्स वेरी डिज़ाइन, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर कैसे होगा? अगर मान लो इन्फ्लेशन 10% है और वो भी 10% से बढ़ जा रहा है, तो फिर उसका मनी का क्या मतलब रह गया? फिर तो आपकी परचेजिंग पावर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी ना इस हिसाब से। तो फिर ग्रोथ का मतलब क्या हुआ अगर आपकी परचेसिंग पावर ही हमेशा कांस्टेंट रह रही है? तो ये तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आ जाता है। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी कैश, तो हो सकता है 4 में से 3 का हो जाता है इसमें आपका डायरेक्टली, कि अगर आप तीसरी वाली स्टेटमेंट सीधे इसमें आज कट जाती 1 2 और 4 और 1 तो है ही, तो और 2 4 आपका आ जाता। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 2 4 इसमें आ जाएगा डायरेक्टली। फिर देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउटफुल वाला क्वेश्चन है कि फैक्ट्स हैं इसमें काफ़ी सारे, तो ये आपको अगर पता होता तो आप कर लेते, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें 2 और 3 होगा, शाक्यमुनि ताक था, ये आपका उसमें दिया हुआ था, लूसेंट में दिया हुआ था। अगर आपने थोड़ी पढ़ी होती तो वहाँ से आपको ये थोड़ा पता लग जाता कि इसमें ये 2 और 3 होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाओ, चंद्रगेटुगढ़, इमामगांव, ये देखो NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है, NCERT के क्वेश्चन थे। इसमें भी आपको डायरेक्टली देखो 2 पेयर का दिया ही था कि 2 में से 4 में से 2 ही सही हैं कोई भी। अब इसमें देखो इनामगांव या महाराष्ट्र, ये आपको सीधे सीधे यहाँ से नाम से पता लग जाता। फिर देखो केरला लिखा है, यहाँ मेगालिथिक साइट लिखी है, तो आपका ये सीधे सीधे हो जाता कि साउथ में ही थे मेगालिथिक कल्चर, तो यहाँ से आप सीधे सीधे इसको सही कर देते, ये 2 चीज़ आपकी सही हो जाती। फिर चंद्रगेटुगढ़, ये उड़ीसा, चंद्रगेटुगढ़ उड़ीसा में था नहीं, ये आपका डायरेक्टली गलत हो जाता। तो सीधे सीधे आपको 2 पता ही लग गए, 2 1 3, तो सीधे आंसर आ जाता आपका यहाँ से। फिर ये देखो सीधे सीधे आपको, जब मैंने बोला क्वेश्चन में अगर आपको विजयनगर का दिख जाए तो विजयनगर को आपको सीधे मार दिया करो। कृष्णदेव राय, विजयनगर UPSC की थीम है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार भी लास्ट ईयर देव राय का पूछा था, इस बार कृष्णदेव राय का पूछ लिया। ये क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए था। फिर कॉर्नवालिस का पूछ रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन, रायत वाली सेटलमेंट के लिए पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू इन द केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़। तो ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थोड़ी ना थे, इतने अच्छे होते तो यार फिर दिक्कत ही क्या थी? ब्रिटिशर्स तो टैक्स वसूलते थे किसी भी हाल में, उनको तो चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसीलिए तो रेवेन्यू सेटलमेंट लाए थे, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये तो पहला गलत हो जाएगा, तो रैयत के फेवर्स में बात कर रहा है। फिर परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी फेल टू पे रेवेन्यू और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड रिमूव फ्रॉम दिस जमींदारी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर नहीं देगा पैसा तो हटा दिए, वही काम था रैयत का भी। अगर पैसा दे रहे हो उससे क्या मतलब? बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़, ब्रिटिश थे कुछ भी लेते भाई, और इंडिया के फेवर में सारी पॉलिसीज़, उनकी कोई भी पॉलिसी इंडिया के फेवर में नहीं थी, ठीक है। तो पहला भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें सही हो जाएगा डायरेक्टली। फिर नो पैराबल्स इन उपनिषद,
अब देखो क्वेश्चन ही कह रहा है कि नो पैराबल्स इन उपनिषद, क्या पता एक हो, पैराबल्स का मतलब नहीं पता, यहाँ देख लेते हिंदी में लिखा हुआ सीधे सीधे, कोई नीति कथा नहीं है, कोई भी नीति कथा, क्या पता एक भी कथा नहीं है, उपनिषद है, एक कथा तो हो सकती है, क्या पता हो गई तो सीधे काट देते, एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी। तो उपनिषद अवर कंपोज अर्लियर देन पुराण, तो हो सकता है क्योंकि पुराण किसके हैं, भगवान के नाम पे शिव पुराण, भागवत पुराण ऐसे हैं, और उपनिषद किसके हैं, वेदास पे लिखे गए हैं, वेद वगैरह के पार्ट हैं। तो वेद के ऋग्वेद भगवान जो आए गुप्ता पीरियड के बाद से चालू हुए हैं, ऐसा शिव वाले मतलब उसमें सिंबल्स के तौर पे, और जो पहले के थे वो वेद हैं, वेद के बाद ही उपनिषद आए होंगे इस हिसाब से, राइट। तो इसमें आपका 2 ओनली सीधे सीधे आ जाता। फिर देखो, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, अ कंट्री नीड टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो अगर किसी को राइस इंपोर्ट करना है, किसी को थोड़ी क्वांटिटी में करना है, 100 किलो 10 किलो, तो उसको इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा, ज़रूरी थोड़ी ना है आपने इंपोर्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी देखो सीधे सीधे, ये दूसरा वाला आपको सीधे सीधे काटना चाहिए था, फिर 1 बचता, 1 पे आप सीधे सीधे आ जाते कि हाँ इंडिया का मेंबर हो सकता है इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का, 2 में से एक सही ही होगा। फिर देखो इंटरनेशनल कल्चर, ये तो चलो करंट का टॉपिक था, अगर आपने पढ़ा है तो कर लेते। ये गरबा डांस ये बीच में आया भी था, करंट में चल रहा था ये काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपको सीधे करना चाहिए था कि ये आपका सही होना चाहिए था गरबा। फिर ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट सच्चिदानंद सिन्हा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये थोड़ा घोस्ट क्वेश्चन था कि जो आपके गलत होने के चांसेस थे कि यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर दिया हुआ है, डिफेंस एंड फॉरेन, इसी की वजह से काफ़ी लोगों का गलत भी हुआ आई थिंक, कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही इसमें जो हुई हैं ये गलत हुई हैं, कि डिफेंस फॉरेन अफेयर की वजह से फेडरल लेजिस्लेचर, यहाँ पे गवर्नर जनरल है, कुछ लोग बोल रहे हैं गवर्नर जनरल के लिए होगा, एग्जीक्यूटिव में रखा गया था, लेकिन तो कह रहे हैं ये गलत होगा। कुछ लोगों ने इसमें बोथ लगाया है, कुछ लोग का कहना है इसमें ओनली 1 होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ओनली 1 ही होना चाहिए, वैसे मैं भी इसमें ओनली बोथ पेयर ही लगा करके आया हूँ। तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या थे, घोस्ट वाले थे, जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना ये फेडरल लेजिस्लेचर गवर्नर इसकी वजह से गलत हो गए। ये प्ले राइट बास ये ल्यूसेंट का ही था, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता माध्यम वे होगा, ये आपका सही हो जाता, ल्यूसेंट में दिया हुआ है ये सांगभूति सरस्वती विनायका था, ये भी ल्यूसेंट में दिया हुआ था, और ये मेरी नोट्स में भी था, मैंने भेजी थी, उसमें भी ये मैंने डाला हुआ था, वहाँ से भी अगर आप पढ़ते तो ये भी आपका हो जाता, दोनों चीज़ें थी। फिर देखो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को, अगर आपने इसको, ये क्वेश्चन को भी मैं बोलूँगा बहुत इजी था, लेकिन घोस्ट क्वेश्चन था ये पूरा, क्योंकि लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को, जिसमें चारों थे, हाँ ऑल 4 कर दिया, लेकिन नीचे का पढ़े अबव प्रॉपर्टीज़ वर इंक्लूडेड इन 2023। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों से मिस हो गई कि इंक्लूडेड इन 2023, तो इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने ऑल 4 कर दिया, यहाँ पर ओनली 2 पेयर होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 4 में से 2 है, तो यहाँ पर चारों की चारों, लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ओनली 2 का, ये काफ़ी लोगों ने पढ़ा नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए घोस्ट क्वेश्चन ही बोलूँगा कि छोटी छोटी जो है ना ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स में यहाँ पे जो चीज़ें रह गई, इसी वजह से काफ़ी गलत हो गया लोगों के, मेरे भी। फिर ये देखो आर्टिकल 368 एडिशन से कर सकता है, वेरिएशन रिपील, ये तो सिंपल सा लक्ष्मीकांत का टॉपिक था यार, अगर आपने पढ़ा होता डायरेक्टली हो सकता था। बाकी अगर आपने रॉ कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर कहीं भी खोल के पढ़ा है तो उसमें भी लिखा होता है दिस आर पार्ट ऑफ द आर्टिकल इज़ रिपील्ड बाई दिस अमेंडमेंट, ऐसे करके, तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ये क्वेश्चन भी आसान था, बाकी ये भी देखो आसान था, जापान साउथ कोरिया तो ये पक्का ही था, इसमें बस आपको इटली में डर होता तो ये आते, आप ए और सी में आपको 50-50 में आ जाते, आप कन्फ्यूज़न में कि इटली है कि नहीं है, इस वाले डाउट में आपका फंसता, लेकिन ये करना आसान था कि इटली को भी आपको करना चाहिए था उसमें। ये देखो 19 मनी बिल, अब देखो आर्टिकल 110 मनी बिल को एक्सप्लेन करता है पूरा, 109 में भी प्रोसीजर हो सकता था, आपको रिस्क लेके इसको मारना चाहिए था कि 10 पे है तो 9 पे क्या पता प्रोसीजर उसका बताया गया हो, चांसेस हैं, तो ठीक है। ये भी इंट्रोड्यूस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी सही है, आइदर अप्रूव और कैन नॉट रिजेक्ट, ये भी सही है। ये वाला गलत था, तो इसमें आप सीधे सीधे आपका आ जाता 1 2 3। ये क्वेश्चन भी आसान था, करने लायक था। फिर ये क्वेश्चन देखो, इसमें 4 और 3 की रो, मतलब 12 फैक्ट हैं, 12 फैक्ट यार ऐसे कोई इंसान के हो नहीं सकते थे। अब इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता, इंसान ओनली 2 पेयर में जाके फिर 1 4 1 3 में से एक मार करके आता, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में अब ऐसा आ गया कि अब इसमें से एक सही है सिर्फ, और उसमें भी 3 गलत देख रहे हो, इतने सारे फैक्ट हैं, तो अब जो एनडीएस या फिर जो मिलिट्री वाले हैं जिसको उनके नॉलेज है वो लोग ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। बाकी जो लोग ऐसे जनरल के लिए, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा टफ था, क्योंकि 12 फैक्ट हैं, 12 फैक्ट को आप ऐसे सिंपली करने, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे। ये देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा मैं बोलूँगा घोस्ट क्वेश्चन था, कि इसमें मोस्टली लोगों ने 1 2 3 4 करके आया है, लेकिन 2002 का अमेंडमेंट था तो उसमें होम मिनिस्टर को इन्होंने नहीं है, तो होम मिनिस्टर ये नहीं था, लेकिन पहले था वो 19 जब ये 71 में बनी थी, तो उसकी वजह से, इस डाउट की वजह से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये गलत हुए हैं।
तो इसमें 1 2 3 होना चाहिए था, 1 2 3 4 लगाया। तो ये भी एक तरीके से घोस्ट क्वेश्चन है, जो सिली मिस्टेक्स की तरीके की थोड़े थोड़े उसकी वजह से उस पेपर हॉल में वहाँ पे गलत हुए हैं लोगों के। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूँ, ये तो चलो आसान क्वेश्चन था कि 4 है। ये भी देखो 8 शेड्यूल का है, इसमें आपको सीधे समझ लीजिए मैथिली, बिहार, अवध यार इंडिपेंडेंस के टाइम पे, बाकी कौन कनी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ही बनाया गया है ये क्या कहते हैं खोनकन वाला गुजरात वाला रीजन, मणिपुरी, नेपाली। तो ये हो सकता था 1 2 3। बाकी थोड़ा सा अब देखो 4 में से यहाँ 2 का ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो आपको पता होता है कि 3 तो सही है, 1 गलत है कोई बस। तो आपको सिर्फ 1 गलत ढूंढना था इसमें से सबसे पहले कौन सी ऐड हुई होगी, क्योंकि यहाँ 72 की बात कर रहा है कि अच्छा 1992 की बात कर रहा है ना, कि 1992 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसने कौन कौन सी इंक्लूड की थी। तो क्या पता यहाँ मैथिली इतनी पुरानी है तो मे बी पहले इंक्लूड कर दी ही गई हो, ये तीनों बाद में की गई हो 3 में, क्यों 3 निकालनी थी, कोई भी एक चूज़ कर देते आप इसमें, राइट। तो ये हो जाता, ये थोड़ा डाउट था लेकिन ये हो सकता था। फिर देखो ये तो स्पेक्ट्रम का डायरेक्टली क्वेश्चन है, आचार्य नारायण देव वाला, ये आपको करना ही चाहिए था। ये देखो स्वतंत्र पार्टी या राजा गोपालचारी ये यहाँ पे थे, ये सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नारायण देव थे, ये तो सीधे स्पेक्ट्रम का ही था। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये इसमें आपको सीधे सीधे आपका 1 और 2 पेयर आ जाता। 4 में से 2 मैंने पहले भी बताया कि 4 में से 2 बहुत सारे ऐसे सही हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें बहुत से लोगों ने ये पार्ट 20 वाला गलत किया, लेकिन करना नहीं था, ये प्रोविज़न सही था, राइट, क्योंकि 368 है आर्टिकल और वो पार्ट लास्ट में आता भी है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 20 में हो सकता था वो, इसमें आपको ये सही करना था 1 2 3, ये भी नॉर्मल था। ये देखो इंटर स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट ले, इंटर स्टेट कोई भी चीज़ होती है वो यूनियन के हाथ में होती है, गलत हो गई। इंटर स्टेट माइग्रेशन, स्टेट लेट, ये भी गलत है। इंटर स्टेट चीज़ें यूनियन में ही होती हैं, ये भी सही, ये सही होता। फिर कॉर्पोरेशन जाएगी, स्टेट लिखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, किसमें सेंट्रल के हाथ में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी आपका सीधे सीधे इसमें आसान सा क्वेश्चन था। आर्टिकल 21 रिपीटेटिव यूपीएससी का PYQ हर साल पूछती है, कुछ नहीं समझ में आया, थीम है यूपीएससी की आर्टिकल 21 हर साल आता है क्वेश्चन। फिर देखो चीफ ऑफ डिफेंस का, ये भी आपका कर सकते थे, परमानेंट चेयरमैन स्टाफ कमेटी का कमेटी हो सकता है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस, तो मिलिट्री कमांड क्यों करेगा, मिलिट्री कमांड तो प्रेसिडेंट रखता है ना, प्रेसिडेंट ही तो होता है सुप्रीम कमांडर। ये सीधे सीधे आपको दिमाग में वहाँ पे आना चाहिए था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 1 और 3 आ जाता आप इसमें डायरेक्ट। फिर देखो ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी, इसमें संकल्प भावना, इन्हीं 2 में कन्फ्यूज़न हो सकता था आपका कि A और C में, क्योंकि मदद तो होगा नहीं, मदद नाम से ही लग रहा है कि ऐसा बनाया गया है, तो होगा नहीं इसमें। और आर्मी टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स, बेसिक नीड की बात कर रहा है, तो मे बी सद्भावना हो सकता है उनके लिए कि प्रति उनके लिए कुछ, राइट। तो ऑप्शन C इसमें होता कि मोस्टली आपको एक करना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी मतलब नॉर्मल लेवल पे ईजी पे बोलूँगा मैं। फिर लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके बीच में, ये मोस्टली लोगों ने गलत किया, कुछ लोगों ने रशिया कजाकिस्तान कर दिया, कुछ ने ये इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स किया है। तो ये वाला ऑप्शन A सही है, मैंने बोला भी ऐसे में A और D में आप जाया करो कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि पहले पे दें या आखिरी पे दें, तो इन दोनों में 50-50 पे लोग कन्फ्यूज़ होकर इसको गलत करके आए हैं मोस्टली। फिर एथिक्स कमेटी, इनिशियली ये डॉक कमेटी थी, हो सकता है जनरल है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसी बात नहीं है, कोई राज्यसभा का भी मेंबर है वो उस कमेटी का अगर मेंबर है तो वो क्यों नहीं कर सकता है। अ कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मेंबर विच इज सब, तो ये भी हो सकता है कि सब जुडिस के अंदर है, जुडिशरी के, तो वो क्यों करेगा। तो पहली और तीसरी तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट में डाउट है, क्योंकि वो तो एथिक्स कमेटी तो फिर उसके लिए हो जाएगी ना, अगर MP के लिए तो MP तो सारे ही होते हैं, उसमें लोकसभा के लिए कि वैसे की होगा, तो इस बेसिस पे आप काट सकते हो, तो इसमें 1 3 आपका डायरेक्टली आ जाता। फिर देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने काफ़ी गलत कर दिया, नारी अर्ध शक्ति वंदनाथ नियम, 18 लोकसभा इसमें लिखा हुआ है। अब 18 लोकसभा 17 पुरानी वाली थी, 18 अभी चल रही है, नई बनी है जो, तो अगली क्या उनसी 19 होगी ना, 18 पे क्यों होगा, सिंपल सा था, अभी वाली में नहीं आया है, पहला काटते आंसर आ जाता है 2 और 3 आपका डायरेक्ट। फिर ये देखो इसमें से भी 4 है, इंडिया बांग्लादेश, यहाँ पे औंध पुणे था, जॉइंट रिस्पॉन्स है काउंटर टेररिज्म का, ये हो सही है। एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो पार्ट हो सकती है एयरफोर्स। इन्हीं दोनों में 2 फैक्चुअल चीज़ें थी जो ज़्यादा जो गलत होने के चांसेस थे, A1 और 2। 1 ऑप्शन अगर आप काटते तो आपका ये आंसर आ जाता, 2 ऑप्शन अगर आप काटते तो आपका आंसर ये आ सकता। तो C और D में यहाँ पे आप आ जाते 50-50 पे, किसी एक को आपको चूज़ करना था कि 1 को आप काटो या 2 को काटो, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका हो जाता। ये भी मैं बोलूँगा आसान था, मित्र शक्ति लोग पढ़ के गए थे, करके गए थे, तो इसमें गलत कौन सा है, हाँ इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है, तो इसमें आपका पहला कट जाएगा, D ऑप्शन आ जाएगा 2 3 4। फिर देखो रिट प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट की जो थी प्रोहिबिशन की, ये भी आसान से क्वेश्चन था, C होगा इसमें, प्रोहिबिटिंग
ये देखो गवर्नर ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, डिक्लेयर एनी स्टेट एज अ शेड्यूल ट्राइब, ये तो सीधे गलत होगा, ये प्रेसिडेंट करता है, सबको पता है, पहली स्टेटमेंट गलत है। डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन एंड द स्टेट जनरल स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है कि अगर एक ट्राइब है वो किसी एक स्टेट में मान लो अगर ऐसा है, लेकिन क्या पता वो दूसरे में ना हो। ये भी सही थी स्टेटमेंट, क्वेश्चन सही था कि आप कर सकते थे इसको, तो इसमें आपका सीधे ओनली 2 पेयर सेकंड ओनली होना चाहिए था। यूनियन फाइनेंस में ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ लिखा है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, तो प्राइम मिनिस्टर की होगा, हर जगह प्रेसिडेंट होता है, मैंने बोला है हर जगह ये ध्यान दिया अगर प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे भी यूनियन लेवल में एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, देखो उन्होंने हिंट के लिए यहाँ पे डाला भी है एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नो डिमांड ऑफ ग्रांट वो प्रेसिडेंट के लिए होती है, तो यहाँ जब प्रेसिडेंट लिखा है तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही होगा, प्राइम मिनिस्टर के बिहाल पे क्यों करेगा, ये आपका सीधी सीधी गलत सिंपल सा स्टेटमेंट था, ये सेकंड होना चाहिए। इंडिया वे ये भाई भारत मैटर सबको पता है, हर जगह दिख जाती है दुकान पे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। फिर देखो ये भी था, ये सही था, ये भी सही था। ये रिसेंडेड इट्स मेंबर ऑफ नेटो, कहाँ ये नहीं था, टर्की क्यों हटेगा नेटो से, 2 पेयर होना चाहिए था इसमें। इसमें भी देखो 3 थे, 3 में से 2 पेयर, मैंने कहा अभी कुछ समझ में ना आया करे 3 में से 2 लगा के आप जाया करो, अगर आपको एक भी पता है कि सही है तो बाकी 2 में से एक सही हो सकता था। फिर देखो सिउंड पाइपलाइन इज़ ए स्ट्रैटेजिक रूट, गल्फ वाला ये भी कनेक्ट करती रेड सी को, इसमें थोड़ा सा आपको पता, बाकी क्वेश्चन बोलूँगा अगर पता था थोड़ा सा तो कर लेते। बाकी यहाँ पे लिखा भी ऐसा है कि यूरोप को होता है पर्शियन गल्फ से, और यहाँ पे बात भी कर रहा है रेड सी से मेडिटेरियन के लिए, तो मेडिटेरियन यूरोप के पास ही तो है और रेड सी भी कहाँ, पर्शियन गल्फ के पास ही, तो मे बी ये दोनों हो सकते थे, राइट, तो ये दोनों चांसेस थे कि वहाँ से निकले, राइट, तो ये दोनों के ऑप्शन ए आप कर सकते थे इसमें। फिर देखो रेड सी की बात हो रही है इसमें, इस क्वेश्चन में भी वही है कि रेड सी रिसीव वेरी लिटिल precipitation इन एनी फॉर्म, तो ये देखो जनरल सी स्टेटमेंट है, नो वाटर इंटर टू रेड सी फ्रॉम एनी रिवर, फ्रॉम रिवर, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि नो वाटर, क्या पता कोई एक रिवर छोटी सी हो करती हो, दूसरी स्टेटमेंट सीधे गलत हो जाती, 1 ओनली आ जाता। EPA जो सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट इमिशन सोर्स कौन होगा, लोकोमोटिव शेप स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तो इसमें लार्जेस्ट सोर्स पूछा है, तो लोकोमोटिव्स अब तो क्या नाम है उस पर होने लग गई हैं मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ये तो होने ही कम है, सिर्फ फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हो, सिर्फ भी उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी क्या नाम है अगर आप देखोगे पावर प्लांट है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो लेकिन उसमें भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर आप देखो कंपेयर करोगे तो फॉसिल फ्यूल ही, लगभग सोच के ही देखो फॉसिल फ्यूल से इतनी ज़्यादा 64% हमारे यहाँ ही जब डिपेंडेंट है पूरी, तो और बाकी वर्ल्ड में भी कितनी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर प्लांट ही कर सकता था, और पावर प्लांट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हर साल कि पावर प्लांट के इमिशंस उन सारी चीज़ों को, थीम भी है यूपीएससी की, थोड़ा सा ऐसे अगर आपने सोच रहा होता इसमें आप डी ऑप्शन सीधे सीधे मार्क करके आते। इंस्टेबिलिटी एंड वर्स्टिंग सिचुएशन इन साहेल रीजन, ये तो ठीक है, देयर इज ए मिलिट्री टेक ओवरशिप डिफीट इन द सर्वल कंट्रीज साहेल रीजन, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सही बता रही हैं अफ्रीका के बारे में। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम USA, तो ये तो रिजिड स्टेटमेंट हो गई ना बहुत ज़्यादा कि डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल, किसी ने एक एप्पल इम्पोर्ट कर लिया तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, गलत हो गया, दूसरी वाली सही है, ऐसा करते ही आपका सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाता, पहली इनकरेक्ट दूसरी करेक्ट। फिर देखो लोकसभा स्पीकर को सेल नॉट प्रिसाइड, सही बात है, सेल राइट टू स्पीक तो होता है उसके पास, गलत, ये भी, ये सारे लक्ष्मीकांत के सिंपल से स्टेटमेंट आपको सही करने चाहिए थे। इंडिया पार्लियामेंट को लेकर के ये भी सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड इंटेंशन ज्वाइंट सीटिंग लैप्सेस ऑन रेजोल्यूशन, ये नहीं होता, प्रेसिडेंट अगर नोटिफाई कर देता है तो ये तो गलत हो जाएगा आपका सीधे सीधे, बाकी ये दोनों सही है, 1 और 2 इसमें डायरेक्टली आ जाता है। लक्ष्मीकांत देखिए पेपर कितना बेसिक आया था कि आराम से आपके क्वेश्चन सारे डुएबल थे, बस कुछ घोस्ट क्वेश्चन थे जिसकी वजह से आपके जो आप सिली मिस्टेक्स करके गलत कर दे सकते थे। प्रोपगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि काउंसिल तो चाहिए होती है। प्रोपगेशन ऑफ जनरली हाउस नो बाय टू द प्रेसिडेंट, ये सही है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट डू सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल, देखो यहाँ पे भी हिंट के लिए उन्होंने डाला हुआ है कि डज सो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ लिखा है डू नॉट रिक्वायर, तो यहाँ से आपको सीधे इसको काटना चाहिए था, 2 और 3 आंसर आ जाता आपका। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट पास अ नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, फिर ठीक है, इंटेंट टू अचीव न्यूट्रलिटी बाई 2040, तो मोस्टली लोगों ने अगर सेट गोल भी सेट किया है 2050, इंडिया ने 2070 किया है, किसी ने 2060 किया है, तो वैसे 2040 तो किसी का नहीं, और लिखा है डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाई दैट टाइम, कि खुद की नई टेक्नोलॉजी सारी बनानी है ऐसा करके, तो ये तो आपका सीधे सीधे गलत होता कि 2040 भी लिखा, आपको फैक्ट्स को तुरंत काटना चाहिए थे, तो स्टेटमेंट 1 सी आ जाता है इसमें आपका।
फिर देखो वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड द रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस अचीविंग, तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं स्टीडीली इंक्रीज, स्टीडीली डिक्रीज, या फिर जो आपका डायरेक्टली, और जो स्ट्रीम हो जहाँ से यहाँ लिखा है रैपिड, रैपिडली कुछ नहीं होता है, स्लोली होती है रिकवरी, राइट। तो ये आपका सीधे सीधे वहाँ से गलत हो जाता अगर आपने ये रैपिड रिकवरी काट दिया होता। लार्जेस्ट रिजर्व से, हाँ ये सही बात है, तो इसमें आपका सीधे सीधे आ गया, पहला की गलत, दूसरा करेक्ट है, अरे सॉरी डी आ जाएगा इसमें। फिर डिजिटल इंडिया लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर 100% फंडिंग, ये अब इसमें 3 है, तो मोस्टली यहाँ पे एक फैक्ट था 100% फंडिंग, इसको तो मैंने काट दिया था, ये दोनों मैंने सोचा सही होंगे 2 और 3, बट इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है कि इसमें ये 100% फंडिंग सही था। तो इसमें जिन लोगों ने इसमें 1 2 3 करके आया उनका सही है ये, बाकी मैं फंडिंग की वजह से यहाँ लॉजिकली थोड़ा सा ये काट दिया गया था कि 100% फंडिंग, क्या पता 100% नहीं हो, 50-50 पे हो, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने करके आया तो इसको मैं डाउट में डालता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाता है इस हिसाब से। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2nd, 3rd और 6 मंथ्स, तो क्या पता थोड़ी सी उन्होंने कर दी हो गलत की, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में गलत करती है, ऐसे क्वेश्चन बनाती है तो उसमें वो गलत करती है रहा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि वो कृषि वाला था कि 6 विजिट वाला, उसमें भी उन्होंने सेम तरीके से किया था। और यहाँ पे ये दूसरी स्टेटमेंट कितनी जनरल है, प्राइवेट सेक्टर कि उनको वॉलंटरी बेसिस पे क्या नाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ जनरल सी स्टेटमेंट दूसरी सही होनी चाहिए थी। फिर देखो प्रधानमंत्री श्रम जन मान योजना, ये इनरोलमेंट जो है 16 से 40 साल एज पे की हो सकती है, 3000 होनी चाहिए थी, और उसका फैमिली पेंशन एप्लीकेबल टू हमारे डॉटर, तो ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी था कि फैक्ट्स को अगर आप काट देते तो आपका आंसर आ जाता, राइट। तो थोड़ा से पेपर तो देखो, अब जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा इजी भी थे, अब देख लेते थोड़े टफ क्वेश्चन कितने, तो टफ क्वेश्चन अगर आप गिनोगे ना, तो मैंने 1/3 जैसे बोला, मैंने हमेशा बोलता था कि 70% एक्यूरेसी आप ले करके चलो, ठीक है। तो 70% अगर आप मान लो आपने 100 किए होते, उसमें 70 आपके 30 आपके गलत होते, 70 आपके सही होते, तो अगर आपके मान लो 65 भी सही होते ना तो भी आप 100+ होते, राइट। 70 की आप अगर एम करके चल रहे थे, 65 भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो भी आप 100+ पे थे। कुछ लोगों ने 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, उसमें भी आपकी अगर उस कितने 8 से 56 क्वेश्चन आपके सही हैं और बाकी के अगर आपके गलत हैं कितने हो जाएंगे, 24 ना, 24 गलत मतलब 16 माइनस होंगे, और ये सही है तो 12 मतलब 98, मतलब आपके देख लो एक तरीके से 100 और 112 माइनस 16 96 नंबर आ रहे हैं अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते तब भी आपकी वो 1/3 गलत होने पे, तो 1/3 मतलब आपकी गलत हो सकते थे इस क्वेश्चन में। मैं मानता हूँ कि आपके 33 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे कि वो हो सकते थे, लेकिन ये भी है कि आपके 66 क्वेश्चन 67 क्वेश्चन सही भी हो सकते थे पूरे 100 में से, राइट, अगर आप अटेम्प्ट करते। तो लॉजिकली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, मॉडरेट था पेपर डुएबल था, आप कर सकते थे, ठीक है। अगर मे बी हाँ आप कुछ एग्ज़ाम में कुछ वजह गलती हुई, मेरे खुद की गलतियाँ हो गई, मैं कैसे बोलूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मे बी आपकी मेहनत के ऊपर होता है, आपने किया है आपकी तरफ से। मेरा एग्ज़ाम हॉल में क्या हो गया, मैंने इस एग्ज़ाम हॉल में यही सीखा कि आपने पेपर भले इतने अच्छे से कर लो, लेकिन आपकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ को आपको प्रियोरिटी बनाना पड़ेगा। मैं हेल्थ को उतनी प्रियोरिटी नहीं ले रहा था, मैं सोया नहीं था पिछले 48 आवर्स एग्ज़ाम से पहले, राइट। वो अलग कुछ अनइंटेंडेड कौन चीज़ें हो जाती हैं, इसकी वजह से मे बी दिक्कत, वो अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत अपने हाथ में होती है। मैंने अपनी मेहनत दी थी अपनी पूरे हाथ से, राइट, जितनी चीज़ें कर सकता था। बट वही है कि अब कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपके साथ हो गई बट नहीं हुआ। तो इस बार मेरा क्या हुआ, मेरे OMR मैंने क्वेश्चन सारे सही मार्क करे, लॉजिक सारे सही लगे, क्वेश्चन सारे सही हुए, OMR भरते टाइम मैंने गलत कर दिया और उसकी वजह से कि बाकी के नीचे के सारे क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो ये था, अब ये आपके हाथ में नहीं था कि ऊपर की वजह से कि आप, मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि आपसे हेल्थ को भी थोड़ा ये ध्यान रखना। मैंने गलती की थी, आपने मत करना कि आप प्रॉपरली पढ़ाई आप पूरे साल भर करो, लेकिन आपने लास्ट के 2 दिन में अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करो। आप अच्छे से सो करके जाओ, प्रॉपरली हेल्थ जाओ, अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो पहले चले जाओ और पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट के साथ रखो, ठीक है। तो बाकी अगर फिर भी नहीं हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर आसान था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेपर टफ था, मोड क्या नाम है ज़्यादा करने लायक नहीं था। बाकी कट ऑफ के बारे में हमने बोला कि जैसे ये घोस्ट क्वेश्चन थे जो सिली मिस्टेक्स करा रहे थे, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग भी हुए हैं
तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 85 के आसपास ही जाएगी। 85 प्लस माइनस 2 आप मान सकते हो। अगर इसके आसपास आपके आ रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मैं तो ये बोलूँगा। और मेंस की अच्छी से तैयारी करो। मेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपको लग रहा है कि ईजी है, हो जाएगा, बट आप अभी से आप देखो ना, आपके पास टॉपिक्स हैं। मान लो कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कोई भी एक टॉपिक, जैसे अब वुमेन एम्पावरमेंट मान लो, वुमेन एम्पावरमेंट ही मान लो, तो उसके लिए क्या आपको पता है उसके बारे में अभी सारे कि उसकी नेगेटिव्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें कमियां क्या क्या हैं, राइट। वो उसके बाद उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, लोकल लेवल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उसमें वे फॉरवर्ड्स की कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसके लिए फिगर्स क्या क्या हैं, उसके बाद चार्ट्स क्या क्या हैं, राइट। इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज़ की हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर चीज़ का डेटा है आपके पास। ऐसे मैंने एक टॉपिक हर चीज़ के, तो इस डेटा पे आपका काम करना चालू करो। मेंस तुरंत आ जाएगा पेपर और यहीं से आपके मार्क्स बनेंगे। तो जो लोग के नहीं हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे, वो भी मेंस की प्रिपरेशन करो। अगले साल के टॉपिक्स के लिए निकालो, जो हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे होगा उसके लिए देखेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ आपके हाथ में थी, आपकी मेहनत, वो आपने दे दी, अब भी आपका नहीं हो रहा है, बाकी या फिर मेरी तरह आपका हुआ है कि कुछ बाहर की चीज़ों की वजह से आपका पेपर अगर ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें वही थी, वर्क सारी चीज़ वैसे ही कर रही है, लॉजिक्स वैसे ही लगे थे पेपर में। पेपर ईजी भी था, मॉडरेट भी था, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर ध्यान में जो हो गया वो तो अब ठीक है, बाकी कर लेना। बाकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। अगर आपका इतने 85 के आसपास आ रहे हैं या चाल ऊपर हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी देखते हैं, 10 दिन ही बाकी हैं, 10 दिन में देखो रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसमें देख लेना जैसा होगा आपका, ठीक है। बाकी जिन लोग के अगर ऊपर आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आगे अच्छे से करना उन चीज़ों को नोटिस करके, ठीक है।